हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है यह भाग हो जाएगा भाग 10। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? देखिए, गरबा मौलिक कर्तव्य को यह जोड़ा गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है यह हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी 1927 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत देश में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? तो भारत की जो संसद है वह मुख्यतः मंडल पर आधारित है ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, अधिकतम आयु की जो लिमिट है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु की लिमिट नहीं है। यानी जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? तो यह हो जाएंगे आपके बी गिरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रपति यह अभिन्न अंग होते हैं संसद का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जैसे कि पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। इस तरह के सभी वीटो शक्तियां होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह लगभग 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है और यह 2 बार राष्ट्रपति बने थे। चलिए अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? दोस्तों, भारत देश के उपराष्ट्रपति को लगभग 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वह संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए टोटल 31 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधियों की संख्या जो है वह राज्य उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, बिहार के लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है यह 40 है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वह कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नालंदा, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? दोस्तों, एशिया की रोशनी यह कहते हैं गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है या फिर किसने कहा था? दोस्तों, जियो और जीने दो कहने वाले आपके ऑप्शन नंबर ए रहेंगे महावीर स्वामी, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुआ था? दोस्तों, अशोक के शासन काल के समय बौद्ध संगीति जो है यह इसका जो आयोजन है यह हुआ था
ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में पटना शहर के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार का राजधानी पटना। तो यह जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, तो कौन सा एक शब्द है पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में? तो यह शब्द हो जाएगा कैवल्य, कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी कैवल्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो देखिए यह शासनकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक का शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों महावीर का जन्म जो है यह हुआ था क्षत्रिय गोत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जांत्रिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता जो थी यह त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में शिक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यह व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा नालंदा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज्यादा उपयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? देखिए सबसे अधिक जिस भाषा का उपयोग किए गए थे बौद्धवाद के प्रचार के लिए, यह भाषा हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर सी पाली, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों महावीर की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी पावापुरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह दोनों ही धर्मों के जो उपदेश हैं यह दिए गए थे ऑप्शन नंबर बी अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों सांची जो विख्यात है यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो देखिए जैन धर्म में तीर्थकर हुए थे टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बोध गया स्थित है? दोस्तों बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों जातक जो है यह ग्रंथ है बौद्ध का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए सिद्धार्थ मतलब बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा गया में। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? दोस्तों बुद्ध का प्रथम प्रवचन यह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो कौन से वर्गों पर? महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो यह स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी रहेगा कितनी ही बार, कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। दोस्तों भारत देश में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो यह केंद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व यह करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम लोकसभा का गठन यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर 1952, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 1952 में लोकसभा का प्रथम गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? देखिए एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का कम से कम आयु होना चाहिए 25 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? देखिए अब तक टोटल प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले टोटल 7 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी यह होते हैं ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल पर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर के उन सभी को भी चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यह उच्च न्यायालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों भारत देश में कार्यपालिका का अध्यक्ष यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो किस चीज का? तो यह हो जाएगा तिलहन का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है तो यह देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो है यह होता है ब्राजील देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के नारियल उत्पाद देशों में भारत का स्थान है? तो देखिए नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है तृतीय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है? तो दोस्तों चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश यह भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश। चलिए अगला सवाल है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में रेशम उत्पादक में अग्रणी राष्ट्र है तो यह अग्रणी राष्ट्र हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? तो यह भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व में आम तथा केला उत्पादक में किस देश का प्रथम स्थान है? तो यह देश भारत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह स्थान दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यह स्थान हो जाएगा रूस का, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत प्रमुख आयातक है तो किस चीज का? तो यह इनमें से दोनों का, जैसे कि दलहनों का, तिलहनों का, दोनों का ही प्रमुख आयातक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में कुल चाय उत्पादक का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो यह टोटल 20% हिस्सा जो है वह निर्यात कर देता है, ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है? तो यह टोटल 70% हिस्सा जो है विदेशों को निर्यात कर देता है अपने कुल कॉफी उत्पादक का। अगला सवाल है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह टोटल 52.7% प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह टोटल 48.9%, ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यह टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13.9%, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।